जय माता की मित्रों, हम लोग राहु के गोचर की बात कर रहे हैं। और साल 2021 वैसे तो पिछले साल ही राहु आ गया था, तो अभी हम पूरा साल इसी में रहेगा, तो उसी के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं तुला राशि की। जिनका चंद्रमा तुला राशि पे है उनके लिए राशि तुला हो गई। आप अपनी नगल कुंडली में देख लीजिए आपका चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है और आपकी कौन सी राशि है। मैं सब राशियों के विषय में चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो राहु तुला राशि के लिए अष्टम स्थान में वृष राशि पे जाके प्लेस होता है और केतु दूसरे स्थान में। केतु तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है। केतु दूसरे स्थान में है, थोड़ी वाणी में प्रॉब्लम दे सकता है, अदरवाइज धन के लिए बहुत अच्छा है। और केतु के गोचर या राहु का गोचर कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है, कौन से ग्रह का गोचर कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है, उसके विषय में मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो उसके हिसाब से देख लीजिए आप। वैसे भी राहु और केतु जहाँ प्लेस प्लेस है, जैसे केतु वृश्चिक राशि पे है, राहु वृष राशि पे है, तो इनके स्वामी केतु का जैसे वृश्चिक राशि का तो मंगल हो गया और राहु का वृष राशि का शुक्र हो गया। तो गोचर में जब जब ये शुभ स्थानों में गोचर करेंगे तब तक राहु और केतु का भी आपको शुभ फल मिलेगा। ये तो एक बात हो गई गोचर की, जिसमें केवल अकेले राहु का नहीं देखा जाता है। राहु यहाँ पे आपका शुभ गोचर नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि राहु आपको हमेशा शुभ अशुभ फल देगा। उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका जो मालिक है, जिस स्थान पे वो प्लेस है, जिस स्थान पे वो बैठा हुआ है, उसका जो स्वामी है वो आपका शुभ है न अशुभ है, वो इस समय कहाँ गोचर कर रहा है। केतु आपका दूसरे स्थान में बैठा हुआ है तो शुभ गोचर के हिसाब से शुभ नहीं है। वैसे दूसरे स्थान में केतु योग कारक बोला जाता है, लेकिन शुभ गोचर अगर हम लोग देखने जाएं तो उसके हिसाब से शुभ गोचर राहु और केतु दोनों का ही नहीं है। लेकिन अगर मंगल आपका शुभ गोचर के, जैसे मंगल चेंज होते रहता है 40-42 दिन में, राशि परिवर्तन होते रहता है। ऐसे अभी वृष पे चल रहा है मंगल, उसके बाद में ये यहाँ आएगा, उसके बाद में यहाँ, ऐसे उसका गोचर होते रहेगा। तो जब जब वो शुभ गोचर में आएगा तो आपको केतु का शुभ फल मिलेगा। और शुक्र जो है जब जब शुभ गोचर में आएगा तो राहु का आपको उस समय शुभ फल मिलेगा। अब राहु यहाँ आके आपको प्रॉब्लम क्या दे सकता है? प्रॉब्लम ये दे सकता है कि आपका कोई भी काम जो बन रहा है, जो चल रहा है, उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है, या आप का स्वास्थ्य पे कोई प्रॉब्लम दे सकता है। कोई बीमारी वगैरह, छोटी मोटी कोई तकलीफ वगैरह है, वो सब आपको दे सकता है। और वाइफ से या शारीरिक कष्ट से कोई प्रॉब्लम आपको शुक्र से संबंधित हो सकती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होगी। उसका कारण है कि वो वृष राशि पे बैठा हुआ है। वृष राशि पे वैसे भी राहु योग कारक होता है और शुक्र का जो है शुभ गोचर जन्म कुंडली में ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा स्थानों में शुभ गोचर करता है। तो शुभ गोचर के विषय में मैं पहले वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, वहां जाके सुन सकते हैं आप। तो मोटा मोटी राहु का कोई खराब फल आपको नहीं मिलेगा, फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। राहु से संबंधित कोई, अगर आप राहु का जाप करना चाहे बहुत बेस्ट है, नहीं तो आप शिव पूजा कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी ग्रह से, खासकर राहु हो, मंगल हो, शनि हो, इन सब के लिए सबसे बेस्ट है शिव पूजा। बाकी आपकी इच्छा है, आप कौन सा धर्म से क्या करना चाहते हैं, मतलब आप अपने इष्ट का पूजा करें, वो भी सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे बात हो गई कि राहु अष्टम घर में बैठा है, पीड़ा तो देगा, तो क्या इस साल देगा? मेरे को नहीं लगता देगा। उसका एक कारण तो है कि वृष राशि पे बैठा हुआ है, शुक्र का शुभ गोचर बहुत ज्यादा होता है। कुछ कम भावों में ही उसका शुभ गोचर होता है, ज्यादा भावों में उसका शुभ गोचर होता है। पहला बात तो ये है। दूसरा बात यह कि राहु रोहिणी नक्षत्र पे गोचर कर रहा है, और रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, वो आपके 10वें घर का मालिक है तुला राशि वालों के लिए। तो अब क्या राहु यहाँ पे अशुभ फल देगा? मैं नहीं मान सकता यहाँ पे राहु का कोई अशुभ फल आपको मिलेगा। हाँ, वर्किंग ज़्यादा करवाएगा, मेहनत ज़्यादा करवाएगा, इस समय काम आपका स्पेंड हो सकता है। आप अगर कोई छोटी मोटी या कोई दुकान कर रखी है या कोई बिजनेस कर रखा है तो आप नया कोई काम और भी कर सकते हैं। आप सर्विस कर रहे हैं तो आप कोई दूसरे काम में भी,
जैसे कोई कमीशन वगैरह का काम है या कोई और काम में भी आपका दिमाग लग सकता है, सर्विस भी कर रहे हैं और काम में भी कोई ऐसा कुछ चालू कर लिया जिसमें आप बिजी हो गए, जिसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। ऐसा कुछ राहु यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो वो चंद्रमा का इफेक्ट तो करेगा। और चंद्रमा 10th हाउस का मालिक है, और 10th हाउस में वैसे राहु भी योग कारक है, चंद्रमा भी योग कारक है, क्योंकि चंद्रमा का भी शुभ गोचर बहुत ज्यादा है। वो भी ज्यादा दिन नहीं रहता, 2.5 दिन में वो राशि परिवर्तन कर लेता है। तो जब जब उसका शुभ गोचर आएगा तब तब वो आपको अच्छा इफेक्ट देगा। अब काम स्पेंड होगा, एक्स्ट्रा वर्किंग होगी, और वो मतलब फ्यूचर के लिए वो आपके लिए अच्छी साबित होके जाएगी। ऐसा कुछ मेरे को रोहिणी नक्षत्र की वजह से हो रहा है। आपके साथ कैसा इफेक्ट हो रहा है आप भी बताइएगा चैनल में। मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि केवल राशि और केवल भावों के आधार पे हम लोग गोचर की गणना करते हैं। तो मेरा प्रैक्टिकल में ये देखा है कि ऐसा नहीं होता है कि खराब जगह में गोचर कर रहा है फिर भी अच्छा फल कैसे दे रहा है। उसका कारण है नक्षत्र, कौन से नक्षत्र पे गोचर कर रहा है, और वो नक्षत्र स्वामी वो आपका राशि में कहाँ बैठा है, उसका बहुत बड़ा मीनिंग हो जाता है। तो उसको आपको देख के चलना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से राहु यहाँ अष्टम स्थान में गोचर करके भी बहुत अच्छा फल आपको यहाँ पे देख के जाएगा। उसके बाद में देखिए ये अक्टूबर में कृतिका नक्षत्र में आएगा सूर्य का। अब हम लोग अगर वैसे देखने जाए, मित्र शत्रु वगैरह में देखने जाए, तो राहु का तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही शत्रु है। माना सूर्य और चंद्रमा शत्रु है तो फिर वो कैसे फल देगा? यही चीज है। मतलब आप प्रैक्टिस में जब जाएंगे ना, कुंडलियों पे जब लगाएंगे, अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे जन्म पत्रियों का, तब आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज। वो सूर्य और चंद्रमा के साथ युति करके खराब फल दे सकता है, सूर्य और चंद्रमा इसके साथ बैठ के खराब फल दे सकते हैं। लेकिन जिस भाव का मतलब राहु और केतु को राशियों में स्थान नहीं मिला, भावों में भी स्थान नहीं मिला, कोई कारक किसी भाव का राहु और केतु को बताया नहीं गया। इसके ऊपर यही बताया गया है कि जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, जिस भाव में बैठेंगे, उसका मालिक का इफेक्ट करेगा या उस ग्रह का इफेक्ट करेगा। इनका अपना कोई इफेक्ट तो बताया ही नहीं गया। इनको हमेशा धुएं से कनेक्टेड किया गया, अपना कोई अस्तित्व तो इनका बताया ही नहीं गया। तो फिर वो खराब फल, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, उसके घर में अगर वो बैठा हुआ है या उसके घर से गोचर कर रहा है, वो एक प्रैक्टिकल चीज है ना। आज मेरे से मिलने के लिए कोई आया और मेरे घर में ही आके बैठ गया कोई कारणवश, तो मेरे साथ कितनी शत्रुता निभाएगा? मेरे घर को तो खराब नहीं करेगा ना, मेरे लिए तो अच्छा ही करेगा। ठीक है, वो मेरे से उसकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है अगर हम लोग प्रैक्टिकल में जाए तो। और ग्रहों की कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी परमानेंट नहीं होती, वो दुश्मनी उससे भाव से कनेक्टेड होती है, उसके हिसाब से जो जहां चल रहा है वैसी ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। लेकिन दुश्मनी ऑल टाइम ही हो, हर जगह ही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिकल प्रिडिक्ट करेंगे कोई कुंडली का, चाहे अपनी हो चाहे परिवार की हो, तब आपको यह सब चीज़ देखने को मिलेगी। तो राहु का मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई खराब इफेक्ट आपको मिलने वाला है। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी। उसका कोई उपाय आपके पास इतना ही है कि आप शिव पूजा कीजिए। और उसके बाद में देखिए अक्टूबर में सूर्य का नक्षत्र में आ जाएगा ये कृतिका में। यहाँ पे आपको मेहनत करवाएगा ये अक्टूबर तक, मतलब सितंबर तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करवाएगा आपसे। एनी टाइम आपको बिजी रखेगा, आपका काम को स्पेंड करवाएगा। या आप गवर्नमेंट सर्विस है तो उसमें भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ जाएगी, आप चला के ले लेंगे अपने ऑफिसर से। या प्राइवेट सर्विस में है तो आपके ऊपर पहले आप जो काम कर रहे थे, या आपने देखा भी होगा क्योंकि सितंबर में ही चेंज हुआ है, ये तो पिछले साल ही चेंज हुआ है, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा कोई जिम्मेदारी आई होगी, उसको आप वहन भी कर रहे होंगे इस समय, एक्स्ट्रा मेहनत भी कर रहे होंगे अपनी प्राइवेट जॉब में। तो जब ये अक्टूबर में जब कृतिका नक्षत्र में आएगा तो उसका मेहनत का फल मिलेगा आपको। ये 11वें घर का मालिक है तो उसका लाभ, उसका पैसा वहां पे देखे जाएगा। नुकसान क्या करेगा? बड़े भाई से अनबन करवा सकता है, अपने अपर जो
ऑफिस वगैरह है या अपनी जो अपर क्लास है, चाहे सर्विस में बॉस हो, चाहे बिजनेस में मालिक, अपने कस्टमर हो या अपने से बड़े वाले बिजनेसमैन हो, तो वहां से ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई विशेष नहीं आएगी, थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उस समय आप और कोई अच्छा काम में भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन लाभ भरपूर देके जाएगा। जो वर्किंग एक्स्ट्रा मेहनत आपको राहु ने करवाई है, उसका लाभ यहाँ पे बहुत अच्छा ये आपको यहाँ पे देके जाएगा। मेरी कोशिश है कि नक्षत्रों के हिसाब से जन्म कुंडली को भी देखो आप, और जो गोचर का जो फल है उसको भी नक्षत्रों के हिसाब से मिलाने का कोशिश करो। फिर देखिए शायद उसमें कुछ अलग इफेक्ट आपको मिले और आपको पता भी चले कि प्रिडिक्शन कैसे करना चाहिए। क्योंकि गोचर का, ग्रहों का, भावों का, ये सब सुनने को बहुत मिलता है, किताबों में भी बहुत मिलता है। हम लोगों के जातक परिजात है या फल दीपिका है या होरा शास्त्र है, उसमें भी ज़्यादातर भावों के ऊपर, ग्रहों के ऊपर, षडबल, यही सब बताया गया है। लेकिन बहुत कम जगह में, बहुत कम किताबों में व्याख्या की गई है नक्षत्रों को ग्रहों के साथ जोड़ के फल बताने की, बहुत कम। वो भी मतलब आप ऐसा बोल लो कि बाकी जो आपको किताबें मिलेगी, बुकें मिलेगी, उसमें 1% भी नक्षत्रों से कनेक्टेड आपको फल की बुक किताबें नहीं मिलेगी। उसको आपको खुद को पर्सनल सोचना पड़ेगा कि कौन सा नक्षत्र है और कौन से स्थानों का कारक है, कौन से स्वामी इनके हैं, और वो नक्षत्र किस किस चीजों का कारक है, कौन कौन से काम करवा सकता है। तो वो सब सोच के जब आप प्रिडिक्शन करने लगेंगे, हालांकि टाइम लगता है इसमें, दिमाग भी बहुत माथा दर्द करने लगता है कि कुंडली का जब आप अध्ययन करते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके जब आप मिलाने लगेंगे और जब आपका मिलेगा तो आपको खुद को भी संतुष्टि होगी और उसमें और ज़्यादा डीप में जाएंगे। तो आशा है, और मेरी भी कोशिश उसी टाइप से है कि नक्षत्रों के विषय में आप जागरूक हो। आज के जब ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था तो स्टार्टिंग तो नक्षत्रों से ही हुई थी। नक्षत्रों के बाद में आए थे ग्रह, पहले नहीं आए थे, पहले नक्षत्र ही आए थे। और ग्रहों से बहुत बड़े बड़े हैं नक्षत्र, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता। मैं खाली इतना ही कहता हूँ कि आप नक्षत्रों को गोचर फल हो, अपनी जन्मपत्री का प्रिडिक्शन हो, उसके साथ अटैच करके देखने का कोशिश कीजिएगा। शायद आपको कुछ सीखने को भी नया मिलेगा, और आपका फल सही क्यों नहीं हो रहा है उसका भी रिप्लाई हो सकता है आपको मिले। नक्षत्रों से आप पूरी तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समय के हिसाब से भी, समय तक अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आशा है मित्रों, मेरी कोशिश है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता की।